दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज शर्मा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी हम 5 बिंदुओं के बारे में या पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे वास्तविक हैं। कोई भी किसी मूवी से या किसी और जगह से लिया हुआ नहीं है। ये मेरे जीवन की खुद की कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों हम लोग आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप वास्तव में आजाद हैं? क्या हम वास्तव में वो जो इंडिपेंडेंस जिसकी बात महात्मा गांधी, जिसकी बात सुभाष चंद्र बोस, जिसकी बात सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करते थे, क्या वास्तव में हम आजाद हैं? तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम वास्तव में आजाद हैं या नहीं हैं। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये सारे 5 पॉइंट को देखने के बाद में आप तय कीजिए कि हम कितने आजाद हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं महात्मा गांधी जी को। मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया का अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to universe. तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि वो किस तरह के भारत के गणराज्य की कल्पना करते थे। यदि आप बात करें बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, तो उन्होंने संविधान में लिखा कि यहाँ पर सबके लिए समान रूप से अधिकार और समान रूप से न्याय की परिकल्पना उन्होंने की थी, जो कि हमारे भारत की जो गजट है, जिसको कि भारत का संविधान कहा जाता है, उसमें इसको शामिल किया गया है। अब दोस्तों ये 5 पॉइंट आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि हम कितने स्वतंत्र हैं या हम कितने सुरक्षित हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सुबह आप उठने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं? क्या आप सैंडविच खाना पसंद करते हैं? क्या आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं? तो दोस्तों जैसे जैसे हमारे भोजन की जो पद्धति है, हमारे नाश्ता करने का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हम सभी लोग मॉडर्न होते चले जा रहे हैं और ब्रेड एक ऐसी चीज है जो कि हमारे भोजन में या हमारे नाश्ते का एक हिस्सा होती है। पूरा का पूरा परिवार बहुत समय से ब्रेड खाता चला आ रहा है, जो कि सुबह हमारे नाश्ते का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों हम लोग ब्रिटानिया की ब्रेड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रिटानिया ब्रेड। दोस्तों पिछले कुछ समय से ये जो ब्रेड हम खरीद के ला रहे थे, इसके पैकेट में, बंद पैकेट में दोस्तों कुछ कीड़े, कुछ वर्म जो कि आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि कुछ और ऐसी बीमारी हो सकेगी जिससे किसी की जान जा सकती है, वो हम लेकर के आए। और जब हमने पाया कि पिछले 2-3 महीनों से इसमें कंटिन्यू वर्म पाए जा रहे हैं बंद पैकेट में, तो हमने इसकी शिकायत ब्रिटानिया कंपनी से करी। उनके कस्टमर केयर का जो हैंडल है वहां जाकर के की, उनको मेल किया और उसके बाद में दोस्तों ब्रिटानिया कंपनी के जो अधिकारी हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए, तो उनका कहना था कि शायद ये जो वर्म है ये किसी दूसरी जगह से ट्रेवल करके इस पैकेट के अंदर आए हैं। ब्रेड में तो वर्म हो ही नहीं सकता। दोस्तों इसके बारे में हमने सोचा कि क्यों ना किसी टीवी चैनल से बात की जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत का जो मीडिया चैनल है वो कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। हमने अप्रोच किया कुछ टीवी चैनल के जो संपादक होते हैं, जो एडिटोरियल बोर्ड के जो लोग होते हैं, तो उनका कहना था कि ब्रिटानिया कंपनी से हमको बहुत सारे विज्ञापन मिलते हैं, तो ये हो सकता है कि हम इसके बारे में कुछ भी संज्ञान ना ले पाए और आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए। दोस्तों मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट तो नहीं गया क्योंकि ये पिछले संडे की बात है, और ये जो पूरा का पूरा एपिसोड हमारे साथ में हुआ, इसके लिए हमने एक वीडियो कैप्चर किया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि छोटे छोटे वर्म जो है वो ब्रिटानिया के जो ब्रेड के जो बंद पैकेट है उसमें से निकल रहे हैं। इसका बिल और इसकी पूरी डिटेल हमारे पास में है। दोस्तों हम ये सोचने पर विवश हो गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला सवाल आपसे कि क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम अपनी शिकायत सही माध्यम से सही जगह पर पहुंचा पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? या दोस्तों इसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं आपको लेकर के चल रहा हूं दूसरी चीज।
दोस्तों मैं रहता हूं भारत के कर्नाटका में, और कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या केरला में दुनिया इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है। मेरा जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई, जहां पर मुझे लैंग्वेज के या भाषा के बारे में कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं कर्नाटका पहुंचा, यहाँ पर दोस्तों पग पग पर यहाँ पर आपको महसूस कराया जाता है कि आप भारत में हिंदी नहीं बोल सकते, खासकर ये साउथ के जो स्टेट्स है इनमें। You tell me in which language should I make video for all South Indians together? The South has merely 45 states, but we are so divided that we cannot even communicate with each other in one common language. You tell me which language? Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu. No, my mother tongue. Proud. If I make a video in Hindi, entire North will understand it. Do you think Hindi is their mother tongue? Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, Odisha, UP, Bihar, Bengal, you name any state, they have their own mother tongue. Different from other languages, not at all Hindi. A single state, Bihar, has 5 different dialects. Northeast India has so many dialects and tribal languages. But still, Hindi is so commonly used among all of them that the very expression North India means Hindi. साउथ इंडिया मीन्स कि यहाँ पर अब अगर आप जाते हैं थोड़ा सा और नीचे केरला या तमिलनाडु, तो वहां पर तो हालत और ही खराब है। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि ये लैंग्वेज के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। Does our Prime Minister Narendra Modi knows how to speak in Kannada? I was at my immigration and the immigration officer मुझे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दुबई। तो मैंने उनको अपना एमिरेट्स आईडी दिया एंड मेरे से कन्नड़ा में बात करने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर नಮಗೆ कन्नಡ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। भाई साहब कहने लगे कि कन्नड़ा में कि पासपोर्ट दिखा के कि तुम्हारा बर्थ प्लेस बैंगलोर है, हाँ तुम्हारे बाप का बर्थ प्लेस बैंगलोर है और तुम्हें कन्नड़ा नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना ज़रूरी है क्या? मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन बैंगलोर बट आई कैन ट्रैवल एनीवेयर अब्रॉड। आई एम अ साउदी चाइल्ड, मैं अपनी पूरी स्कूलिंग सऊदी में की है। तो मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। इफ अनएजुकेटेड पीपल आर यू लाइक दिस इन दिस, इफ अनएजुकेटेड पीपल लाइक यू आर इन दिस कंट्री विल नेवर ग्रो। तो मुझे ना बहुत अभी फ़िलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। मैंने उससे कहा कि यार हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे हिंदी आती इतना काफ़ी नहीं है। डज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोज हाउ टू स्पीक इन कन्नड़ा? अब दोस्तों ना केवल यहाँ तक ये जो विवाद है यहाँ तक थमा हुआ है, यहाँ तक रुका हुआ है, ये बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि जो फिल्म स्टार हैं या बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड या जितने भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, जो बाकी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उससे अपने आप को अलग समझती है और ये भाषा का विवाद वहां भी अछूता नहीं रहा है। If I sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. ये भाषा का विवाद बड़े बड़े जो फिल्म कलाकार हैं उनके बीच में भी ये चलता रहता है और ये बात आपस में डिबेट करते रहते हैं कि जब आप कर्नाटका में हैं तो आपको कन्नड़ा बोलना है, जब आप आंध्र प्रदेश में हैं तो आपको तेलुगु बोलना है, जब आप तमिलनाडु में हैं तो आपको तमिल बोलना है, जब आप केरला में है तो आपको मलयाली भाषा बोलना है। दोस्तों ये भाषा का विवाद हम कब तक सहते रहेंगे? कब तक एक हिंदी भाषी को किसी कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या यहाँ के जो तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के या बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं वो जब नॉर्थ इंडिया जाते हैं तो उनको अलग प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है। तो दोस्तों ये एक सोचने लायक बात है कि क्यों हम इतने बड़े देश में, भारत का गणराज्य दुनिया में सबसे बड़ा गणराज्य है दोस्तों, सबसे बड़ा रिपब्लिक है हमारा, लेकिन हम एक भाषा का चुनाव ऐसा नहीं कर पाए जहां पर कि हमारे
हमारे बीच में एक सामंजस्य हो। दोस्तों सोच करके देखिए, हमारे भगवान एक है, हमारे जीवन की शिक्षा पद्धति एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारे कपड़े एक है, हमारे परिवार में होने वाले जो फंक्शन है उसके रिचुअल एक है। हम शादी ब्याह या जो भी कुछ त्योहार मनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारे के सारे त्योहार दोस्तों एक तरीके से जब हम मना सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास में एक भाषा क्यों नहीं हो सकती। और सबसे दर्दनाक और सबसे तकलीफदायक बात यह है कि हम अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं कि हमको अंग्रेजी आती है। आप जानते हैं दोस्तों क्या हालत है यहाँ पर। आप अपनी भाषा के से ज्यादा यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं, यदि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं तो लोग उसको बड़े प्राइड की दृष्टि से देखते हैं। आपको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, स्कूल्स में, यदि आपको अंग्रेजी आती है। बच्चों का एडमिशन स्कूल में इसी कारण से होता है कि क्या उनके पेरेंट्स को अंग्रेजी बोलना आती है। तो दोस्तों ये उधार की भाषा जो कि हमारी नहीं है, हम उसके बलबूते पर अपने आप को बहुत ज्यादा प्राइड फील कराते हैं, बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत डिग्निफाइड महसूस कराने की कोशिश करते हैं, जो कि एक झूठ और आडंबर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं तीसरा। दोस्तों मेरा परिवार यहाँ कर्नाटका में आया और यहाँ आने के बाद जब आप यहाँ की भाषा नहीं जानते तो यहाँ पर आपसे एक दूसरे प्रकार का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आए दिन जब भी मैं अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आता हूँ तो न केवल नॉर्थ इंडियंस के साथ में बल्कि लोकलाइट जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में ये ऑटो वाले बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। कई बार मैंने इनसे रोक करके पूछा कि भाई ये क्या क्यों कर रहे हो। किसी भी महिला को ऑटो में से हाथ पकड़ के निकाल देंगे, उठा देंगे, इतने तरीके से उनको बुली किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है जैसे पता नहीं कि क्या हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटे छोटे पैसे के कारण 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के कारण, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी ऑटो वाला जितना ऑटो के जो मीटर में जो रीडिंग आती है उसके हिसाब से बिल्कुल चार्ज नहीं करता। जब मैंने इसके बारे में संज्ञान लिया और मेरे साथ में भी ऐसी कुछ घटना हुई तो दोस्तों मैंने यहाँ के जो ट्रैफिक के कमिश्नर है उनको भी मेल लिखा और उनका ये रिटर्न हमको रिप्लाई आया कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। दोस्तों मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में या मुंबई में इतना ज्यादा अंतर क्यों। मैं बॉम्बे भी कुछ समय तक रहा हूं, लेकिन बॉम्बे में मैं जितने समय रहा मुझको एक भी शिकायत देखने को नहीं मिली। वहां पर एक भी ऑटो वाला जितना मीटर में जो बिल बना है उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगता, 1 रुपया कम नहीं लेता। कब दोस्तों हमारे पास में ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रोसेस और ऐसा गवर्नेंस होगा जिसकी कल्पना शायद हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने हमको आजादी दिलाई उन्होंने दोस्तों इसकी कल्पना की थी, कब हम उस रास्ते तक पहुंच पाएंगे। तो भारत जैसा गणराज्य अभी तक हम एक भाषा, एक न्याय प्रणाली वो तय नहीं कर पाए हैं। दोस्तों ये हुआ तीसरा नंबर का पॉइंट। अब हम पॉइंट नंबर 4। ये दोस्तों सबसे ज्यादा बहुत दर्दनाक बात है कि जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको वहां के लोग आपको जज करते हैं कि कौन से राज्य के रहने वाले हैं, आपको उनकी भाषा आती है कि नहीं आती है। उसके हिसाब से आपसे जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है वो किया जाता है। आपकी रिस्पेक्ट आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो पोजीशन है, आप किस बड़े पद पर हैं, छोटे पद पर हैं, आपका सीटीसी कितना है किसी कंपनी में, आपके पास बिजनेस क्या है, उसके आधार पर आपको देखा जाता है। तो दोस्तों मैं शिफ्ट हुआ था पुणे से बेंगलोर में, और जब मैं पुणे से बेंगलोर में आया तो यहाँ पर हमने घर किराए पर लिया, एक बहुत अच्छी सोसाइटी में। जब घर किराए पे लिया गया तो मकान मालिक दूसरे महीने आकर के बोलते हैं कि आपको घर खाली करना है। दोस्तों ये घर खाली करना है, घर एक ऐसी चीज होती है जो आप आए दिन या हर महीने या हर साल शिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि हमारा एग्रीमेंट दोस्तों पूरे 6 महीने का था और 6 महीने के बीच में उसने बोला कि घर खाली करना है, अगर आप नहीं खाली करेंगे तो मैं आपको बलपूर्वक खाली कराऊंगा। दोस्तों इसकी हमने शिकायत करी पुलिस स्टेशन में, और जब पुलिस स्टेशन में शिकायत करी तो वो पुलिस अधिकारी, जैसा कि आप जानते हैं, उस शिकायत को लेकर के सोए हुए थे पिछले 1 महीने से। दोस्तों मजबूरी वश मुझे इसके बारे में और ज्यादा कदम उठाना पड़ा। जब उनके पास में ऊपर से फोन आया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन आया तो उन्होंने एक्शन ली। मुझको उसका हर्जाना या उसका जो भी कंपनसेशन था वो मिला, मैंने घर चेंज किया। लेकिन ये जो पीड़ा मेरे परिवार ने सहन करी, ये जो एक दर्दनाक स्थिति से हम पूरे के पूरे परिवार वाले सारे के सारे सदस्य गुजरे, उसका क्या।
मेरा सवाल यही है कि यहाँ की जो पुलिस पद्धति है, न्याय पद्धति है, इसके बारे में दोस्तों कब हम इसका संज्ञान लेंगे और कब हम एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे जहां पर कि मैं दोस्तों एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही डिग्निफाइड पोजीशन पे हूं, उसके बावजूद मुझे ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। तो सोचिए कि एक सामान्य आदमी का क्या होता होगा जो ना तो ठीक से पढ़ा लिखा होता है और जो शायद इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम नहीं करता। तो दोस्तों ये तो हुआ नंबर 4। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। किसी भी देश की तरक्की को मेजर करने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य और तीसरा होता है सुरक्षा। दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके हाल किसी से छुपे हुए नहीं है और यहाँ हमारे जो फिल्म के जो रील के जो नेता या अभिनेता हैं उनके हाल क्या है आप देखिए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जो तीनों अभिनेता हैं इनका किसी भी फिल्म में काम करने का रेट जो है वो किसी भी फिल्म का 10 करोड़ से कम नहीं है। मेरा सवाल छोटा सा दोस्तों ये है कि क्या इनको इस तरीके के विज्ञापन करना चाहिए? क्या इनको देख करके हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो मिलेनियल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं परिवार के, उनको प्रभावित नहीं होते? या दोस्तों ये किस दिशा में हमारे देश की जनरेशन को लेकर के जा रहे हैं? दोस्तों पहली चीज होती है कि जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए फिल्म में अभिनेता का काम करना, और दूसरा होता है एक नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। ये मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके के गुटखे का विज्ञापन, जबकि ये गुटखा देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बीमारी कैंसर का मुख्य कारण है। और दोस्तों इसी कैंसर का जो एक कारण यह है कि 12% की ग्रोथ से ये ईयर ऑन ईयर जो है इसका रेट बढ़ रहा है। और तमाम प्रकार के कैंसर दोस्तों, किसी को भी यदि कैंसर होता है तो उस व्यक्ति की जान खतरे में जाती है, और एक व्यक्ति को यदि कैंसर होता है तो उसके कारण पूरा परिवार सफर करता है। दोस्तों ये ऐसे अभिनेताओं का हमको बहिष्कार करना चाहिए। और हमारे देश में आज तक ऐसा कोई सिस्टम या प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से हम इन जैसे अभिनेताओं को सारे के सारे मीडिया जगह पर और सारे के सारे मूवी में इनको बैन कर सके। तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ये पांचों के पांचों कारण हमारे देश में जो मेरे साथ हुआ, ये आप के सबके साथ में हो सकता है कुछ और हो रहा होगा, लेकिन क्या हम वास्तव में आजाद हैं? मेरा आपसे दोस्तों सवाल है कि क्या हम वास्तव में आजाद हैं? सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग जब हम इस तरीके की स्थिति या परिस्थिति का सामना करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 बातें दी या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? तो दोस्तों ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कभी जीवन में आपने भी इस तरीके की घटनाओं का सामना किया है? क्या कभी आप भी इस तरीके की जो चीजें हुई हैं उनसे गुजरे हैं और आपका परिवार ने सफर किया है? दोस्तों यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और निवेदन है दोस्तों बाकी लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हो सकता है कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर जब हम ये वीडियो बना रहे हो तो हम कुछ बेहतर स्थिति में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।